जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस की जो थियरीज़ हैं आज हम उनके ऊपर कंप्लीट किया हमारा पूरा सेशन रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि इंटेलिजेंस क्या होती हैं हम इसको समझेंगे। इसके साथ ही इसकी जितनी भी थियरीज़ हैं मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। IQ क्या होता है, इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही जो हमारा टेबल है, जो IQ टेबल है उसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है हम उसको देखेंगे। और जो है रेंजुली का मॉडल भी यहाँ पर देखने वाले हैं। NPC कर्व को भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसके साथ ही एक दो क्वेश्चंस जो कि पेपर में आए हुए हैं उनको देखेंगे। और इसी के साथ जो है हम इनके थियरीज़ पर आएंगे, 1 फैक्टर 2 फैक्टर और स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थियरी को भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो ये स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई इसलिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से ये जो सेक्शन है पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। जैसे कि रेंजुली के मॉडल से भी काफ़ी बार आता है कि इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंटेलिजेंस जिसको हिंदी में बुद्धि कहते हैं इसको समझते हुए, किंतु उसके पहले जितने भी लर्नर्स पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं वो सबसे पहले वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही वीडियो पसंद आए, समझ में आ रही है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक भी कर दिया करें। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन ऑन है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, कोई एडिड रिकमेंडेशंस हो। ठीक, तो चलिए अब पहली चीज़ आती है कि भाई बुद्धि होती क्या है, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस की एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है जो कि आपकी वेस्लर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये अगर आप साइकोलॉजी से पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा क्योंकि वेस्लर की डेफिनेशन बहुत ही फेमस है कि इंटेलिजेंस इज़ द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, डील रेशनली और टू डील इफेक्टिवली विथ हिज और हर इन्वॉल्वमेंट। ये आपका क्या है, बुद्धि है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो बुद्धि क्या है, अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करना ही क्या है, बुद्धि है। या फिर टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, किसी चीज़ के ऊपर आप जब चिंतन कर पा रहे हैं, जो चीज़ मौजूद नहीं है उसके पीछे आप उसको सोच पा रहे हैं, वो आपकी बुद्धि है। लॉजिक लगा रहे हैं, वो आपकी बुद्धि है अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो अब हालांकि आपको पता है कि सीटेट के पेपर में इंटेलिजेंस की डेफिनेशन तो आपको आएगी नहीं, बट ये ज़रूरी है कि पहले आप समझें कि बुद्धि कहते किसको हैं। ठीक, अब इसमें है सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टन। तो ये इन्होंने जो गाल्टन थे इन्होंने बुद्धि पर सबसे पहले काम किया था। सबसे पहले क्या किया है, काम किया है। इसको ध्यान से समझिएगा। काम करना और आपको पता है बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट वो अलग चीज़ है। इंटेलिजेंस टेस्ट जो देने की बात किया गया था वो 1905 में बिने साइमन ने दिया था। ठीक है, और इसके ऊपर सबसे पहला काम किसने किया था, सर फ्रांसिस गाल्टन। इनको हम फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहते हैं। ठीक, यूजेनिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम सभी के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ ख़राब हैबिट्स भी होती हैं। तो जो अच्छे ट्रेड्स हैं हमारे, जो अच्छी बातें होती हैं, उन्हीं को आगे के जनरेशन्स के लिए क्या करना, प्लानिंग करना। ठीक, कि जैसे ये बातें हैं तो इसको जो है आगे आने वाले टाइम में हम जो है यूज़ करेंगे इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एबिलिटी टू एडजस्ट विद द इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ये सभी चीज़ें आपके इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं और ये सबका जोड़ना आपको वेस्लर की डेफिनेशन के अंदर मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। अब इंटेलिजेंस एक लैटिन वर्ड इंटेलिजियर से आया है जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। क्या मतलब होता है, समझना, किसी चीज़ की समझ होना। ठीक, अब इसके फॉर्मूले पर आते हैं। ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, पेपर में भी आता है। सबसे पहला तो आपको या तो एक तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल दे सकता है और दूसरा जो क्वेश्चन ये दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि भाई फॉर्मूला सही क्या है। ठीक, तो IQ क्या है वो समझिए। IQ इज़ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। इसके पहले भी मैंने इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यही जो आप देख रहे हैं CDP की प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये दिख रहा है। CDP में ही मैंने इंटेलिजेंस को भी कवर किया है पहले का, वो वीडियो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो उसको भी आप एक बार ज़रूर देखिए। अगर आपको उससे बेटर समझ में आ रहा है तो उसमें जो है मैंने सामने से वीडियो बनाया है और ये जो है आपका इस टाइप से है, तो आपको वो भी देखने पे काफ़ी बेनिफिट होगा जिससे आपको समझ में आ रहा है। आप दोनों मैं आपको बता दे रही हूँ, आप दोनों से देख सकते हैं। तो IQ क्या होता है, सबसे पहली चीज़
MA/CA × 100। अब ये MA और CA क्या है ये समझिए। मेंटल एज का मतलब है कि आपकी उम्र कितनी है, ठीक, आपकी उम्र कितनी है और आप कितने उम्र तक के सवालों को या कितने उम्र तक की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, दैट इज़ योर मेंटल एज, मतलब मानसिक आयु कितनी है। जैसे कि अगर आप 10 साल के हैं और आप 15 साल 13 साल तक के बच्चे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, उतने एज की बातों को समझ पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके एज से आपकी मेंटल एज क्या है, ज़्यादा है। और कभी कभी ये कम भी हो सकती है, दोनों केसेस हो सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द CA, तो CA आपकी है क्रोनोलॉजिकल एज या फिर दैहिक आयु या तैथिक आयु, अर्थात कि ये वो एज है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। आपका DOB जो है डेट ऑफ बर्थ वो CA में आता है और इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, ये फॉर्मूला है। IQ का कॉन्सेप्ट, अगर हमने बात किया कि कॉन्सेप्ट, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई कॉन्सेप्ट किसने दिया, मल्टीप्लाई बाई 100 किसने दिया, पूरे फॉर्मूले को किसने बताया, ठीक। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है इसको स्टर्न ने दिया है। किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने 1912 में IQ का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक। तो IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने 1912 में। और इसमें इंटू 100 लगाने का काम किसने किया है? इतना जो आप देख रहे हैं इसको छोड़ दीजिए और इंटू 100 किसने लगाया? क्योंकि पहले MA/CA था, 100 नहीं था, 100 लगाया है टर्मन ने। किसने लगाया है? टर्मन ने। 1916 में टर्मन ने 100 लगाकर इस फॉर्मूले को रिवाइज़ किया है। तो फॉर्मूले को रिवाइज़ किसने किया? टर्मन ने। कैसे किया है? मल्टीप्लाई बाई 100 लगा करके। और IQ कॉन्सेप्ट आने से पहले ही, IQ कॉन्सेप्ट तो आपका बाद में से आप देखना 1912 में, लेकिन उसके पहले ही आपका जो है इंटेलिजेंस टेस्ट आ चुका था बिने साइमन का। 1905 में जो है वो इनका इंटेलिजेंस टेस्ट आ चुका था। मतलब IQ जो इंटेलिजेंस कोशेंट है वो बाद में आया है, 1912 के नियर अबाउट में, और 1905 में इंटेलिजेंस टेस्ट आ चुका था। उस टाइम बिने की एक डेफिनेशन भी थी इंटेलिजेंस की, कि इंटेलिजेंस इज़ व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर। ये बिने की डेफिनेशन है कि भाई इंटेलिजेंस वही है जो इंटेलिजेंस टेस्ट मापता है। क्लियर है? अब टेबल पे ना आपको यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये 5 पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है, जो पेपर में भी पूछा जाता है। इसमें एक बेसिक याद रख लीजिए, ये जो है काफ़ी सारे लोगों ने टेबल दिया हुआ है। ये टेबल आपकी टर्मन की है और जो है टर्मन की टेबल काफ़ी जगह अप्लीकेबल भी होती है। मिला जुला के यही रहता है। नॉर्मल एवरेज की बात करें तो आप 90 से 109 दिया, आप 90 से 110 के बीच में मान लीजिए कि ये बच्चे जो है एवरेज होते हैं, ठीक है, हमारे जैसे 90 से 110 के बीच में जो नॉर्मल और एवरेज बच्चे होते हैं वो यहाँ पर लाइक करते हैं। गिफ्टेड बच्चे या जीनियस की बच्चे की बात करें तो 140 के ऊपर हम मानते हैं कि वो बच्चे गिफ्टेडनेस में जाते हैं, वो बच्चे जो है आपके जीनियस होते हैं, ठीक। बॉर्डर लाइन 70 से 70 to 79, फीबल माइंडेड या मोरोन जिसको कहते हैं वो 50 to 69, इडियट जो है 0 से लेकर 24 तक, जो कि कुछ भी काम नहीं कर पाते। हम नॉर्मली सबको इडियट ही कहते हैं, जबकि इडियट जल्दी कोई होता नहीं है, ठीक। तो नॉर्मल और एवरेज बच्चे का आपको सबसे पहले याद रखना है और जीनियस याद रखना है। 2 आपको एकदम अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। पहले तो रेंजुली ने जो है बताया है कि भाई जो गिफ्टेड बच्चे हैं, कौन गिफ्टेड बच्चे? जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा है ना ऊपर, गिफ्टेड बच्चों के ऊपर कि जिनकी IQ 140 के ऊपर है, वो बच्चे, उनके कुछ गुण बताए हैं। अब वो गुण जो है यही गिफ्टेड होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूरे मतलब सोसाइटी में गिफ्टेड सिर्फ 5% या उससे भी कम बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं। और इधर सब चाहते हैं कि सब बच्चे गिफ्टेड हो जाए, सबके पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा गॉड गिफ्टेड हो जाए, ठीक। तो 3 रिंग मॉडल में देखिए क्या है, हाई ACC, ये याद करने का तरीका है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्रिएटिविटी। अब आपको पता है कि अगर गिफ्टेडनेस है बच्चे के अंदर कुछ जो है क्वालिटी है, तो उसके पास सृजनात्मकता भी होगी, कुछ मौलिकता भी होगी, जिससे कि वो उन्हीं चीज़ों को नए तरीके से प्रेजेंट कर सके, ठीक। तो हाई क्रिएटिविटी होगी। हायर एबिलिटी, अब भाई हमसे ज़्यादा एबिलिटी, तभी तो वो गिफ्टेडनेस की कैटेगरी में जा रहे हैं। एंड हाई कमिटमेंट क्या है कि मतलब अगर उन्होंने एक बार किसी चीज़ को कह दिया कि नहीं अगर ये चीज़ हम करेंगे, उसको उन्होंने ठान लिया, तो वो जब तक उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक उस चीज़ को छोड़ते नहीं है, उस चीज़ के ऊपर वो लगे रहते हैं, ठीक। तो इसी के बीच का जो आपका पोर्शन जो आता है वही आपका होता है गिफ्टेड बच्चों का, ठीक। क्योंकि ये
रिंग मॉडल ये बताता है, इसको हम रिंग मॉडल भी कहते हैं, हालांकि 3 रिंग है, हालांकि ये वेन डायग्राम है, रिंग जैसा नहीं है। ये 3 रिंग दिखाते हैं क्योंकि कुछ बच्चों में सिर्फ क्रिएटिविटी होती है, कुछ में एबिलिटी होती है, कुछ में कमिटमेंट होते हैं, बट जब इन तीनों को जोड़ देते हैं ना हम, तो वो जो कॉमन एरिया ये आ रहा है, यही आपका क्या होता है, यही एरिया आपका होता है गिफ्टेड बच्चों के लिए। और ये देने वाले कौन है, रेंजुली का है, किसका है, रेंजुली का, ठीक है। तो हाई ACC से आप याद रख सकते हैं कि भाई हाई ACC में एबिलिटी, क्रिएटिविटी, कमिटमेंट आ जाता है। लेट्स कम टू द NPC और बेल कर्व। NPC नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, हालांकि पेपर में इससे क्वेश्चन कम आते हैं, बट आने के चांसेस हैं। ये आपके सिलेबस में है, तो कभी कभी जो पेपर है भाई जानते हैं आप कि बनाने वाले के ऊपर है, कि अब जब उन्होंने करिकुलम में ये डाला हुआ है तो एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें ये समझिएगा कि ये जो NPC कर्व है ये आपका कैसा होता है। सबसे पहली चीज़ कि ये NPC कर्व में ये आपका बीच में जो है लाई करता है, ये 0 है। यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड जो तीनों पोर्शन होते हैं वो सेम जगह पे लाई करते हैं। ये ऐसी पोजीशन है जहाँ पे मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होते हैं। अगर हम इसके इस साइड में जाएंगे तो इस साइड निगेटिव आता है, और इस साइड आगे जाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव आता है, इतना पता है। एक्सट्रीम जो आपके मैक्सिमम केसेस लाई करते हैं वो आपके इतने में ही लाई करते हैं, जो आपके मैक्सिमम केसेस लाई करते हैं, ठीक, ये इतने में लाई करते हैं। उसके बाद जो केसेस कम वाले हैं 68.18% जो है इतने में लाई करता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और उसके बाद इस वाले में लाई करते हैं बचे हुए, आई थिंक जितना भी है। उसके बाद कुछ एक्सट्रीम % बच्चे ये इधर आते हैं और इधर आते हैं, तो जो इधर आते हैं नहीं कुछ % वाले, वही आपके क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, जिनको हम जीनियस कह रहे हैं। और इधर वाले एकदम मोरोन, एकदम आप कह सकते हैं कि इडियट, जो एकदम जिसका मेंटली रिटार्डेड बच्चे, वो इस तरफ आ जाते हैं। तो ये NPC कर्व एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, जो बताता है कि जो है मैक्सिमम कहाँ पे आपका रेंज फॉल करता है। ये सिमेट्रिकल कर्व है आपका, एक तरीके से देखिए तो। इसके साथ ही ये बेल रिंग शेप कर्व होता है, ठीक है। इसमें हम स्क्यूनेस के अकॉर्डिंग, कर्टोसिस के अकॉर्डिंग देखते हैं, इतना मत, आप बस इसका बेसिक समझिए, ठीक। अब जैसे इन्होंने इसको 100 माना, तो देखिए जैसे इन्होंने एक दिया हुआ है यहाँ पर कि एक इन्होंने 100 माना, जैसे मैंने लिख दिया 100, ये बीचों बीच का है, मीन, मीडियन, मोड सब जगह लाइक करा, तो हमने इसको 100 माना। अब 100 से इधर जाएगा तो ये कम होगा, क्योंकि मैंने बताया उधर निगेटिव साइड है, और इधर जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, ठीक। अब यहाँ पे दिया है द शेडेड एरिया, ये 3 दिया हुआ है, रिप्रेजेंट ए स्टूडेंट इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हु फॉल। तो मोटिवेशन, हाई क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस इनका ज़्यादा है, तो ये कहाँ पे लाई करेंगे, सिग्मा 0 पे, सिग्मा से 2 सिग्मा, 2 सिग्मा से 3 सिग्मा, या 3 सिग्मा। तो अब ये ध्यान से आप इसको समझिए कि जिन बच्चों में क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, जिन बच्चों में क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ तो पॉजिटिव की तरफ, तभी उनमें मौलिकता होगी। इंटेलिजेंस है तो भी और मोटिवेशन है तो भी। तो हाई क्रिएटिविटी वाले बच्चे कौन होते हैं, जो कि आपके गिफ्टेड में जाते हैं, तो ये 3 सिग्मा के बाद वाला। ये 3 सिग्मा कैसे हमने डिसाइड किया, तो देखिए ये जो हमने ड्रॉ किया है ना, इसको हम सिग्मा के रूप में भी लिखते हैं। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें ही मैं बता देती हूँ, जैसे इसमें हमने सिग्मा लिख दिया, ये आपका सिग्मा है, ये आपका देखिए यहाँ लिखा है ना सिग्मा 1, तो ये आपका 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा और इधर 3 सिग्मा। वैसे इधर -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, ठीक है। ऐसे ये बढ़ता जाता है। तो जो अभी हमसे क्वेश्चन पूछा है वो 3 सिग्मा के बाद वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रिएटिविटी भी हमें दिखाई दे रही है, इंटेलिजेंस भी ठीक मात्रा में दिखाई दे रही है, और इसके साथ मोटिवेशन भी है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट स्टर्न ने दिया है, रिवाइज किसने किया था, इंटू 100 लगा करके, जल्दी बताइए, मैंने प्रीवियस में ही बताया। इंटू 100 करके टर्मन ने दिया हुआ है। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है एल्फ्रेड बिने और साइमन ने दिया है 1904 में। ये डेट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 1904-5 इसी यही दोनों में से एक है। अब यहाँ 4 लिखा है, वहाँ 5 लिखा है, मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है, लेकिन जहाँ तक है तो आई थिंक 1905 ही मैक्सिमम जगह दिया रहता है, बट आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी इसीलिए इन्हें ही कहते हैं क्योंकि सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने ही दिया था। अब एक क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल एज दिया है, आईक्यू दिया है और एमए आपसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करिए। देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको आईक्यू का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना है। सॉल्व मैंने किया है, मैं दिखाऊंगी, बट उसके पहले आप अपने से ट्राई करिए। आईक्यू इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, बस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको निकालना है MA। अच्छा, जो लोग ना
फॉर्मूलों का वो नहीं कर पाते। जब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ तो ये पूछ दिया, इसको ये पूछना चाहिए था, IQ पूछना चाहिए था, कुछ नहीं करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया करिए, यहाँ से इसको, यहाँ से ऐसे, तो क्या हो जाएगा आपका MA इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, MA इज इक्वल टू IQ इंटू CA अपॉन 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, बस इस पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से आया, ये आपका मेन फार्मूला था। अब यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, IQ इंटू CA को बाहर किया, MA इंटू 100 को एक साथ कर लिया, IQ इंटू CA अपॉन 100 इज इक्वल टू MA। यही फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। जो लोग नहीं कर पाते हैं, वरना करने वाले तो डायरेक्टली भी आप रख कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन में दिया है 75 इंटू 16 अपॉन 100 कर लीजिए, 75 इंटू 16 अपॉन 100। अब आप इसको कर लीजिए, 5 से काटिए, 5 2 जा 10, 20, 5 1 जा 5, 6 7, 5 7 जा 35। ठीक, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। ठीक, अब इसके बाद ये कट रहा है नहीं, हाँ, तो ये आपका ये कैंसिल नहीं होगा। एक मिनट, यहाँ पे 7 नहीं, ये 2 बचेगा ना आपका, 5 3 जा होगा यहाँ पर। एक मिनट, इसको हम फिर से करते हैं। देखिए 75 इंटू 16 अपॉन 100, हमने 5 से कैंसिल किया था, 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 6 7 और 5 5 जा 25। ठीक, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16। अब ये कैंसिल हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये बचा है 4 इंटू 3, तो 4 3 जा आपका हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12, तो हमारा आंसर कितना आया 12। तो मेंटल एज बच्चे की कितनी है 12 और रियल एज कितनी है 16। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इफेक्ट द IQ। अब देखिए ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, सामाजिक आर्थिक जो स्तर होता है, क्या वो IQ को इफ़ेक्ट करता है। तो देखिए IQ को इफ़ेक्ट करता है, बट इन लॉन्ग टर्म, मतलब कि बहुत लंबे समय में। आप मान लीजिए कि 100 साल 50 साल तक अगर वो उसी सेम कंडीशन में, तब IQ को इफ़ेक्ट करेगा। शॉर्ट टर्म में वो नहीं करेगा, इस बात को याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म में करेगा। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ IQ। अगर आप IQ के बेसिस पे बच्चों को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि एवरेज वाले 90 से 110 वालों को एक साथ, 140 के ऊपर वालों को एक साथ, ठीक, 70 to 79 बॉर्डर लाइन वालों को एक साथ, तो इससे क्या होगा, बच्चों का जो IQ है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि आप जैसी संगत में रहेंगे वैसी रंगत रहेगी, आपके सोचने समझने का तरीका अपने पीयर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, IQ कम हो जाएगी और सेल्फ स्टीम भी कम हो जाएगा। याद रखिएगा, IQ बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। ठीक, और सेल्फ स्टीम भी क्या होगा, घट जाएगा। दोनों चीज़ डिक्रीज़ होगी और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी घट जाएगा। इसीलिए किस क्लासिफिकेशन पर हमें जोर देना है, हेट्रोजीनियस क्लासिफिकेशन पर हमें जोर देना है। क्लियर है, किस क्लासिफिकेशन पर जोर देना है, तो हेट्रोजीनियस क्लासिफिकेशन पर जोर देना है। सो हेयर इज सम, जो जितने भी चीज़ें हमने देखा वो इंटेलिजेंस के ऊपर थी। रेंजुली का मॉडल देखा और इंटेलिजेंस के फॉर्मूले देख लिए। अब यहाँ पर हम इनके थियरी को देखते हैं। सबसे पहली थियरी है वो है वन फैक्टर थियरी, यूनिफैक्टर या बिने वन फैक्टर थियरी, जिसको सिंगल फैक्टर थियरी भी कहते हैं। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, सिंपल है एकदम, मतलब 2 मिनट की भी थियरी नहीं है ये, क्योंकि पेपर में कई बार अलग करने को देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो पहली थियरी से कैसे आज हम यहाँ तक पहुँचे। ठीक, तो सिंगल फैक्टर का मतलब ही है कि एक, बिने ने कहा कि भाई जो बुद्धि है ना वो एक सिंगल एंटिटी है। ठीक, मतलब एक ही चीज़ है जो उसको चला रही है, एक सिंगल एंटिटी मानी कि एक लॉजिकल एबिलिटी है, एक ही चीज़ है या आप में बुद्धि है या नहीं, मतलब कि एक ही चीज़ है। अब वो ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ आप में है तो मतलब आप बुद्धिमान, नहीं है तो नहीं हो आप बुद्धिमान। ठीक, ऐसा इन्होंने कहा कि बस एक सिंगल जो है एंटिटी है, अब वही सबके में जो है रहती है, अगर है आप में तो आप बुद्धिमान हो, अदरवाइज़ नहीं हो। तो फिर इनके अगेंस्ट आता है टू फैक्टर थियरी। टू फैक्टर थियरी किसके द्वारा दिया गया है, तो ये स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। स्पीयरमैन ने कहा कि भाई एक नहीं 2 फैक्टर है। अब इस 2 फैक्टर को, एक को उन्होंने G कहा, एक को उन्होंने S कहा। G स्टैंड फॉर जनरल एबिलिटी,
या जनरल इंटेलिजेंस, और एस जो है स्पेसिफिक। जनरल मतलब है सामान्य, कि जो हर क्षेत्र में काम आता है। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो वो अगर आपका हैंड है तो कुछ ऐसी बुद्धि होगी ना कि जो आपके वहाँ भी काम आ रही है, आपके स्टडी में भी काम आ रही है, आप कहीं और जा रहे हैं बाहर भी काम आ रही है। और कुछ स्पेसिफिक है जिसका रिलेशन या जिसका प्रयोग आप उसी पर्टिकुलर एक फील्ड में आप कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक बुद्धि है। ठीक, तो जो हर क्षेत्र में काम आए वो जनरल है, और जो स्पेसिफिक जो किसी विशेष क्षेत्र में अच्छा होगा। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है और वो ये है कि जो जनरल फैक्टर है ये इसका संबंध किससे होता है? हेरिडिटी से होता है। इनकी थियरी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो जनरल फैक्टर है इसका संबंध हेरिडिटी से होता है, वंशानुक्रमगत होता है। मतलब कि आप इसको बढ़ा नहीं सकते, ये आपको हेरिडिटी मिली हुई है कि भाई आप एक्स्ट्रा में इतने काम करोगे, ये सब में आपके प्रेजेंट रहेगी। बट स्पेसिफिक फैक्टर एक्वायर होता है, आप इसको सीख सकते हो। ठीक, आप इसको सीख सकते हो, आप इसको थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू प्रैक्टिस आप इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो जनरल फैक्टर ऑलवेज रिलेटेड विद द हेरिडिटी, और स्पेसिफिक फैक्टर इसको हम सीख कर बढ़ा भी सकते हैं। लेट्स कम टू द स्टर्नबर्ग ट्राइआर्किक थियरी। ट्राई का मतलब होता है तीन। स्टर्नबर्ग ने तीन प्रकार की बुद्धि को बताया। आपने पहले को देखा, आपने दूसरे को देखा, अब आप तीन वाले को देखेंगे जो स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थियरी है। याद रखने के लिए इसको आप PCA से याद रखिए। किससे? PCA। ठीक है, अब ये PCA जो है आपका ऑर्डर में तो है नहीं, बट इनके दो नाम हैं। वो दोनों नाम काफ़ी ज़रूरी हैं क्योंकि ये नाम में ही फंसाता है। ठीक है, सबसे पहला जो है यहाँ पर एनालिटिकल या कंपोनेंशियल। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है भाई? विश्लेषणात्मक वाली जो चीज़ें होती हैं, या कंपोनेंशियल। ठीक है, इसमें क्या होता है? एनालिसिस में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम एनालाइज कर पा रहे हैं, उसके खंडों में उसको देख पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं, इवेलुएट कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ऐसे बच्चे किस में अच्छे होंगे? तो पढ़ाई में अच्छे होंगे। ठीक है, जिनकी एनालिटिकल बुद्धि, कंपोनेंशियल जो इंटेलिजेंस है वो अच्छी होगी, कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर एनालिसिस इजीली कर पा रहे हैं, उसको इजीली देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल। व्हाट इज़ क्रिएटिव? क्रिएटिव का मतलब कि उसमें सृजनात्मकता है। ठीक, कि कुछ भी एक्सपीरियंशियल, अनुभवात्मक, मतलब कि उसमें इंसाइट है, कुछ ऐसी सूझ है कि किसी काम को कर रहे हैं वो एकाएक कर ले रहे हैं। सिंथेसिस की बात होती है। सिंथेसिस का मतलब कि जो अलग अलग, जो यहाँ एनालिसिस किया, अब उसको बटोर करके वो एक पॉइंट पर लेकर आ पा रहे हैं, एडेप्टेशन कर पा रहे हैं। ऐसे कौन लोग होते हैं? जो पेंटर होते हैं। एक है प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्सचुअल। प्रैक्टिकल इन द सेंस याद रखिए स्ट्रीट स्मार्ट, कि जो अपना काम निकालना ईजिली जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि आपसे कैसे करके निकालना है। ठीक है, डेली लाइफ एक्टिविटी में ऐसे लोग काफ़ी तेज होते हैं, इसलिए इनको कॉन्टेक्सचुअल भी कहा जाता है, संदर्भित। ठीक है, तो प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्सचुअल ये एक ही का है। क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल ये एक है। एनालिटिकल और कंपोनेंशियल ये एक है। ठीक, हाँ, व्हाट इज़ फ्लीन इफेक्ट? फ्लीन इफेक्ट बेसिकली पेपर में पूछा हुआ और ज़रूरी भी है, ये हर साल नहीं बल्कि एक साल पेपर में पूछा हुआ था, जान लीजिए। फ्लीन इफेक्ट क्या होता है ना, कि डिकेड बाय डिकेड, ऐसा नहीं है कि अभी मेरी जो है मेरे पेरेंट्स की अगर IQ कम थी तो मेरी IQ एकाएक काफ़ी बढ़ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्लीन इफेक्ट कहता है कि भाई डिकेड बाय डिकेड, मतलब कई वर्ष जो है शतकों में, कई डिकेड्स में जो IQ है ना वो धीरे धीरे बढ़ती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है पर्यावरण की वजह से। ये रोल ऑफ इन्वायरमेंट में है, पर्यावरण की वजह से। क्यों? अब आप सोचिए कि जो बच्चा अगर 2000 में पैदा हुआ होगा, उसके टाइम टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं कितनी इवॉल्व हो गई। 2000 से 2023 अगर आप 20 साल का ही गैपिंग देखते हैं तो उन 20 सालों में भी कितना ज़्यादा इवोल्यूशन आ गया है। 1990 तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार से दुनिया हो जाएगी, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ गया है। तो कहीं ना कहीं जितने एज में, जिस एज में वो सारी चीज़ों को करे हैं, क्या उस एज में हम भी हैं? नहीं, हम उनके पहले, मतलब उनसे काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपने पेरेंट्स से या उनके जो मेरे दादा दादी रहे होंगे, नाना, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें मैं पहले जान गई। कैसे? ड्यू टू टेक्नोलॉजी। और यही इन्वायरमेंट का इफेक्ट है कि उनके पहले वाले लोग भी शायद कम जानते होंगे, फिर आगे आने वाले जो लोग हैं वो क्या है, उनका IQ ग्रेजुअली क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। दिस इज़ ड्यू, यही क्यों होता है? ये होता इन्वायरमेंट की वजह से है, और जो चेंजेस होते हैं, और इस इफ़ेक्ट को कहते हैं फ्लीन इफ़ेक्ट। क्लियर है? तो अब आते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, जितने भी लर्नर्स देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखिए,
हार्वर्ड गार्डनर की थियरी को मैंने काफ़ी बार कवर किया है, आपको पहले भी अगर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा जो थियरी है, ठीक। इसके अलावा आपको जितना भी सीटेट का जो 5 सब्जेक्ट का है आपके पेपर 1 का, स्पेशली पेपर 2 में आपको CDP कॉमन मिल जाएगी और जो आपका सेकेंड वाला पोर्शन है वो कॉमन है यहाँ पे। इसके अलावा हार्वर्ड गार्डनर की थियरी वहाँ पर भी मैंने अच्छे से बताई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 प्रकार के एज़ पर NCERT जो गिवन है, ये भी पेपर में पूछा हुआ है कितने तरह के NCERT ने बताई, तो 8 तरह की। इन्होंने सबसे पहले बुक जो फ्रेम्स ऑफ माइंड है इनकी, इसमें इन्होंने कहा और इनका कहना है कि भाई एक चीज़ को पढ़ाने के मल्टीपल वे होते हैं, सिर्फ एक तरीका नहीं होता है, ठीक। मतलब डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग है, ठीक। और गार्डनर ये मानते भी थे कि जो व्यक्ति होता है उसके अलग अलग तरीके होते हैं सोचने के और कार्य करने के, मल्टीपल वे टू टीच, थिंक एंड लर्न। 8 तरह के इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम, एक बार इसको देख लेते हैं। लिंग्विस्टिक याद रखिए, जिसकी लैंग्वेज पर कमांड अच्छी हो। तो जब भी आपको ऑप्शन में देता है तो ये देखा करिए, लैंग्वेज पे कमांड अच्छी हो, दैट मीन्स ओरेटर, रीडर, हियरिंग, राइटिंग, डिस्कशन, डिबेट, ये सारी चीज़ें वो बेहतरीन तरीके से कर पाएगा। पोएट हो गया, ये सारे लोग। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसकी मैथमेटिक्स पर कमांड अच्छी होती है, जो लॉजिक्स लगा पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं, ठीक। हमारे साइंटिस्ट हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग जिनकी अच्छी होती है, ये सारे जो तर्क के साथ जुड़े हैं, अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट, ये सारे लोग। स्पेशियल स्थानिक बुद्धि, जहाँ हमारे जो विजुअल इमेजेस होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, उनको जो लोग देख पाते हैं, उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। जैसे स्कल्पचर हो गया, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, कार्टोग्राफर, कैसे आर्किटेक्ट देख के बताते हैं कि अच्छा यहाँ पे एक कमरा हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। म्यूज़िकल, जिसके म्यूज़िक पर मतलब जिसको समझ बहुत अच्छी होती है, जिसको रिदम समझ में आते हैं, उसके जो अभी आरोह अवरोह जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी अच्छे से उनको समझ में आती हैं। बॉडीली किनेस्थेटिक बताता है कि भाई जो अपनी बॉडी को बेहतरीन तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ठीक है, कि मतलब या तो पार्शियल बॉडी या तो पूरी की पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबली और क्रिएटिवली तरीके से जो यूज़ कर पाते हैं। जिम्नास्ट हो गया, इसमें सर्जन भी आएंगे, याद रखिए कि सर्जन जो होता है जब वो सर्जरी करते हैं तो उस टाइम पे कई इतने मतलब माइन्यूट से आँखों का हो गया और भी बहुत सारे पार्ट्स का होता है, मुझे स्पेशली तो नहीं पता, बट उसमें उनके हाथों का मूवमेंट बहुत मायने रखता है कि उन्हें कितना तेज़ी से करना है, कितना लाइट में करना है और कितना मूवमेंट काफ़ी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें सर्जन आते हैं, इस बात को याद रखें। इसके साथ पायलट भी आते हैं, ठीक है। और कई बार पायलट जो है आपको स्पेशल में भी दे देगा, ठीक है। तो पहले आप उसको स्पेशल में डालिएगा, बाद में बॉडीली किनेस्थेटिक में डालिएगा। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, जो ऑफन कंफ्यूज करता है आप सभी लोगों को। तो याद रखिएगा, इंटर की हमेशा आपने इंटर किया है तो अपने दोस्त के साथ किया, और 2 लोग होते हैं इंटर में। आपने जब भी इंटर किया होगा, क्लास 12 पास किया होगा भाई, तो आपके दोस्त के साथ ही पास किया है, ठीक है। तो इंटर में हमेशा 2 लोग होते हैं और आप दूसरे के सामने वाले की मतलब प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं, उसको अच्छे से फील कर पा रहे हैं, एम्पैथाइज कर पा रहे हैं, देन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आप में अच्छी है। ऐसे लोग पॉलिटिशियंस होते हैं। हालांकि आपको पता है पॉलिटिशियंस कितने समझ पाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपकी साइकोलॉजी को समझते हैं, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा काउंसलर हो गए, सोशल लीडर, बिजनेसमैन, स्पीकर, ये सारे लोग हो गए। इंट्रा मतलब सेल्फ होता है। इंट्रा का मतलब क्या होता है? सेल्फ। जब हम अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होते हैं, अपने खुद के बारे में अवेयर होते हैं, हमारी क्या नीड्स है उसको समझ पाते हैं, हमें भी लव की ज़रूरत है उसको समझ पाते हैं, दैट इज़ इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो प्रकृतिवादी होता है। यहाँ पे गार्डनिंग, जूलॉजी, बॉटोलॉजी, बायोलॉजी, इन सभी से, ठीक है। फार्मर्स हो गए, हंटर्स भी जो आते हैं, जो पक्षियों को देख रेख करते हैं, वो सारे लोग इसके अंदर आते हैं। क्रिटिक्स में इनके जो है आप देखेंगे कि इनका कहना है कि जो आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इस सिंपली कॉमन सेंस, जिसको ये टैलेंट कह रहे हैं उसको इन्होंने, जो क्रिटिक है उन्होंने कहा ये कॉमन सेंस है रेदर देन इंटेलिजेंस, ठीक। इस थियरी इज़ नॉट वैलिडेटेड बाय रिसर्च, ये एक आपके हैं, इन्होंने कहा है, किंचोले ने कहा है कि इनकी जो थियरी है ये रिसर्च द्वारा वैलिडेट नहीं है, बल्कि ये कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में पर्टिकुलरली इन्होंने यूज़ किया और उसके बाद इसको जो है ले आ दिए। लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस और नो टेस्ट टू मेजर ऑल 8 टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है कि इनकी थियरी का एक क्रिटिक ये भी है कि भाई पहले तो एक तो साक्ष्य नहीं है, एम्पेरिकल साक्ष्य नहीं है, दूसरा कि जो 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने दी है, इस 8 प्रकार की बुद्धि को मापने का कोई ऐसा साधन नहीं बताया गया है कि हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है।
तो ये था आपका आज का पूरा टॉपिक जो इंटेलिजेंस हमने पढ़ा। यहाँ पर हमने बिने की 1 फैक्टर थियरी पढ़ी, स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थियरी पढ़ी, स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थियरी पढ़ी, उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी पढ़ी है। ऐसा नहीं है इंटेलिजेंस की थियरी में इतना ही है, इतना आपके सिलेबस में है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो जेफी गिलफोर्ड का मॉडल है और भी बहुत सारा, थ्रस्टन का है, आपके थॉर्नडाइक का भी मॉडल है, बहुत सारे मॉडल हैं। बट अभी हमें जितना पढ़ना है हमने उतना काफ़ी पढ़ लिया है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जाने से पहले लाइक कर दें, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। ठीक, इसके साथ अगर कोई समस्या है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, और कोई और जो है अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों तो इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।